हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो विषय है वो है भारत में न्यायिक क्रियाशीलता की आलोचना और महत्व। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि भारतीय न्यायपालिका के पास न्यायिक क्रियाशीलता की शक्ति है, जिसके द्वारा वह विधान पालिका और कार्यपालिका को कुछ स्पेशल कार्य करने के लिए आदेश दे सकती है, या फिर अन्य शब्दों में न्यायपालिका के पास ऐसी शक्ति है कि वह कार्यपालिका और विधान पालिका को नियंत्रित, निर्देशित व प्रभावित करने का प्रयत्न कर सकती है। और यह प्रयास उसी अवस्था में किया जाता है जब कार्यपालिका और विधान पालिका अपना उत्तरदायित्व निभाने में कामयाब नहीं हो रही होती, या फिर वो शिथिल पड़ जाती हैं, या कार्यपालिका और विधान पालिका में कुछ गलत ढंग से कार्य हो रहा हो, जैसे भ्रष्टाचार है, या फिर कोई राजनीति का अपराधीकरण है, या अन्य कोई सार्वजनिक हित का मामला है जिस पर कार्यपालिका और विधान पालिका संज्ञान ना ले रही हो। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका इन दोनों अंगों को या किसी एक अंग को यह आदेश दे सकती है कि सरकार के ये अंग यानी कार्यपालिका और विधान पालिका सही कार्य करें, या संवैधानिक आचरण करें, या जनहित का काम करें, या सार्वजनिक हित का कार्य करें। इसके अलावा आज हमारा जो विषय है वो न्यायपालिका की इसी शक्ति की आलोचना करना है। यदि हम न्यायिक क्रियाशीलता की आलोचना करें तो सबसे पहली जो आलोचना है वो यह बनती है कि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधान पालिका के कार्यक्षेत्र में जाकर उन्हें नियंत्रित, निर्देशित या प्रभावित करने का प्रयास मात्र अलोकतांत्रिक कहलाएगा, ऐसा आलोचकों का मानना है। आलोचकों ने कहा कि भारत में सरकार के तीनों अंगों यानी विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों और शक्तियों को अलग अलग सुनिश्चित किया गया है। संविधान में इन तीनों अंगों के कार्यों और शक्तियों को विस्तार पूर्वक बताकर तीनों अंगों को एक दूसरे के प्रभाव से मुक्त रखने का प्रयास किया गया है, ताकि भारत का लोकतंत्र सुरक्षित रह सके। परंतु कई बार देखने में आता है कि विधान पालिका और कार्यपालिका सही आचरण नहीं करती। ऐसी स्थिति में संविधान में चाहे तीनों अंगों की शक्तियां अलग अलग निश्चित की गई हों, चाहे तीनों अंग अलग अलग जो हैं स्वतंत्र किए गए हों, परंतु बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जिनका सहारा लेकर न्यायपालिका सरकार के अन्य दोनों अंगों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में आलोचकों का मानना है कि किसी भी सूरत में सरकार के दो अन्य अंगों यानी कार्यपालिका और विधान पालिका को न्यायपालिका द्वारा प्रभावित किया जाना अलोकतांत्रिक माना जाएगा, क्योंकि तीनों अंग अलग अलग होते हैं। ये सबसे बड़ी आलोचना जो है वो आलोचकों द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो न्यायिक क्रियाशीलता के सिद्धांत की अन्य आलोचना है वो ये है कि विधान पालिका और कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती हैं, जबकि न्यायपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। आलोचकों का मानना है कि न्यायपालिका किसी भी रूप में लोगों के प्रति जवाबदेह या फिर उत्तरदायी नहीं होती, जबकि विधान पालिका और कार्यपालिका संसद के प्रति भी उत्तरदायी होती है और लोगों के प्रति भी उत्तरदायी
होती हैं, संसद के प्रति भी जवाबदेह होती हैं और लोगों के प्रति भी जवाबदेह होती हैं, क्योंकि विधान पालिका और कार्यपालिका का गठन भारतीय लोकतंत्र के अनुसार किया जाता है, लोगों की मांग के अनुसार किया जाता है, लोगों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है और लोग स्वयं विधान पालिका के निर्वाचन में शामिल रहते हैं। इसी तरह कार्यपालिका का गठन करते समय भी लोकतंत्र में लोगों का प्रभाव जरूर रहता है। जो नेता लोगों का सच्चा प्रतिनिधि है और जो नेता लोगों के लिए कार्य करता है और जिसके पीछे जनशक्ति है, जो बहुत बड़ा जन जन का नेता है, उसको ही मंत्रिमंडल में या कार्यपालिका में भी शामिल किया जाता है। ऐसे में कार्यपालिका और विधान पालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी रहेंगे, ऐसा बहुत ही संभव माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल ये दोनों अंग लोगों के प्रति उत्तरदायी होंगे। परंतु न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चुनाव लोगों द्वारा नहीं किया जाता, न ही न्यायाधीश लोगों के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होते हैं। यहाँ तक कि न्यायपालिका के सदस्य यानी जजेस और न्यायाधीश सरकार या संसद के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होते। ऐसे में आलोचकों का मानना है कि यदि न्यायपालिका को ये शक्ति दे दी जाए कि वह विधान पालिका और कार्यपालिका के कार्यों में नुक्ताचीनी करे, काट छांट करे या उनको प्रभावित करने का प्रयास करे, तो आलोचक इसे अलोकतांत्रिक धारणा कहेंगे और इस हस्तक्षेप को सही नहीं ठहराएंगे। ये भी अन्य आलोचना है। इसके अलावा जो आलोचकों का अन्य मानना है वो ये है कि भारतीय संविधान में सरकार के तीनों अंगों के कार्य और शक्तियां अलग अलग सुनिश्चित किए गए हैं। अतः यदि न्यायपालिका के पास न्यायिक क्रियाशीलता की शक्ति रहेगी तो यह सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्ति के विभाजन के संतुलन पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, क्योंकि सरकार ने तीनों अंगों को अलग अलग और स्वतंत्र रखा है और तीनों अंगों के कार्य और शक्तियों को अलग अलग निश्चित किया है। जबकि यदि न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति दे दी जाए तो न्यायपालिका तीनों अंगों के जो शक्ति का संतुलन है उसे बिगाड़ सकती है, क्योंकि न्यायपालिका किसी भी हद तक जाकर कार्यपालिका और विधान पालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है। यदि न्यायपालिका के पास ऐसी शक्ति हो कि वो दोनों अन्य अंगों की शक्तियों को प्रभावित कर सके तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही एक तरह से घटिया कदम होगा। भारत में न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति है, परंतु उसके पीछे कानून की शक्ति भी है। वह बहुत सारे अनुच्छेदों के तहत, जैसे अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 226 है, अनुच्छेद 124 है, अनुच्छेद 246 है, इन अनुच्छेदों के तहत न्यायपालिका न्यायिक पुनर्निरीक्षण कर सकती है और ऐसे कानूनों को भंग कर सकती है जो भारतीय संविधान की अवहेलना करते हों। इसी प्रकार न्यायिक क्रियाशीलता के द्वारा भी जो न्यायपालिका है इन्हीं अनुच्छेदों का सहारा लेकर कुछ कानूनों को रद्द कर सकती है और न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधान पालिका को कई तरह से प्रभावित कर सकती है। आलोचक इस बात को सही नहीं मानते, क्योंकि न्यायपालिका लोगों के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी नहीं होती। इससे जो अन्य आलोचना है
आलोचकों की वो ये है कि यदि न्यायपालिका को न्यायिक क्रियाशीलता की शक्ति दे दी जाए तो न्यायपालिका जो है वो अलोकतांत्रिक ढंग से कार्य करेगी। अलोकतांत्रिक ढंग से कार्य क्यों करेगी? क्योंकि न्यायपालिका को चुनने में, न्यायाधीशों का चुनाव करने में लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह का कोई जो है रोल नहीं होता, जबकि कार्यपालिका और विधान पालिका को चुनने में लोगों का सीधा सीधा जो है इन्वॉल्वमेंट होती है। लोग स्वयं कार्यपालिका और विधान पालिका को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। परंतु अगर न्यायपालिका को न्यायिक क्रियाशीलता की शक्ति दे दी जाए जिसके द्वारा वह कार्यपालिका और विधान पालिका को नियंत्रित निर्देशित करे या फिर उनके द्वारा बनाए गए नियमों नीतियों को जो है खत्म करने का प्रयास करे तो इसे अलोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाएगा। इसलिए आलोचक मानते हैं कि न्यायपालिका के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होनी चाहिए जिसके द्वारा न्यायपालिका सरकार के अन्य दोनों अंगों यानी कार्यपालिका और विधान पालिका के ऊपर प्रश्न मार्क लगाएं। जो अन्य आलोचना की जाती है न्यायिक क्रियाशीलता की शक्ति की वो ये है कि न्यायिक निरंकुशवाद खड़ा हो सकता है, यानी यदि न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति रहेगी तो न्यायपालिका के न्यायाधीश कभी भी किसी भी कानून को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं और किसी भी कानून की जांच करने के लिए स्वयं के पास बुला सकते हैं। ऐसे में कुछ अच्छे कानूनों, कुछ अच्छी नीतियों, कुछ अच्छे नियमों को भी जो न्यायपालिका है वो बदलने का प्रयास कर सकती है। न्यायपालिका क्योंकि सरकार के अन्य दोनों अंग लोगों के साथ सीधे जुड़े हुए हैं और न्यायपालिका का लोगों के साथ सीधा कोई संपर्क नहीं होता, इसलिए आलोचकों का मानना है यदि न्यायपालिका को न्यायिक क्रियाशीलता की शक्ति दे दी जाए तो न्यायिक निरंकुशवाद फैलने का या स्थापित होने का डर लगातार बना रह सकता है, क्योंकि न्यायपालिका ना तो सरकार के प्रति जवाबदेह है या उत्तरदायी है और ना ही लोगों के प्रति। ऐसे में न्यायपालिका निरंकुश बन सकती है और वो कार्यपालिका और विधान पालिका के ऊपर अंकुश लगाने का कार्य कर सकती है यदि उसके पास न्यायिक क्रियाशीलता की शक्ति रहेगी तो। इसलिए आलोचक न्यायिक क्रियाशीलता की शक्ति न्यायपालिका को देना नहीं चाहते। अन्य जो आलोचना है वो है न्यायालयों का दैनिक जो कार्य है वो बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। न्यायालय का या न्यायपालिका का जो अपना कार्य है, जैसे कि सरकार के तीनों अंगों के अलग अलग कार्य निश्चित किए गए हैं, न्यायपालिका का कार्य कानूनों की व्याख्या करना है या कानूनों को भंग करने या तोड़ने वालों को सजा देना है या लोगों को न्याय देना है या लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है। परंतु यदि न्यायपालिका न्यायिक क्रियाशीलता का प्रयोग करती रहे और कार्यपालिका व विधान पालिका के कार्यों में कमियां खोजती रहे तो ऐसे में जो न्यायपालिका का अपना प्रमुख कार्य है न्याय करना वो प्रभावित हो सकता है। इसलिए आलोचकों का मानना है कि न्यायपालिका के पास न्यायिक क्रियाशीलता की शक्ति का होना जरूरी नहीं है। न्यायिक क्रियाशीलता की जो अन्य आलोचना है उसमें आलोचकों का मानना है कि न्यायपालिका को न्यायिक क्रियाशीलता की शक्ति देने से जो अन्य नुकसान हो सकता है वो ये है कि न्यायपालिका यदि न्यायिक क्रियाशीलता के द्वारा रोज रोज सरकार के दो अन्य अंगों के कार्यों में गलतियां
छांटने का काम करेगी, या जो न्यायपालिका है वो सरकार के मंत्रियों, राजनीतिज्ञों या फिर विधान सभा या विधान मंडल या संसद के सदस्यों के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाएगी, या फिर लोक हित के मुद्दों को प्रभावित करने लग जाएगी, या जन कल्याण की नीतियों को प्रभावित करने लग जाएगी, तो ऐसे में जो न्यायाधीश होंगे उनका लोकवाद के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। वो डेली जो है समाचार पत्रों में उनकी खबरें लगेंगी और वो पॉपुलर होने का प्रयास करेंगे न्यायाधीश, और लोगों को प्रभावित करने का जो है वो प्रयास करेंगे, जबकि वो लोगों के प्रतिनिधि नहीं है, वो लोगों को गुमराह करने का काम कर सकते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाओं के द्वारा और संचार के अन्य साधनों के द्वारा सार्वजनिक हित के मुकदमों के संबंध में न्यायाधीशों के निर्णयों को जब प्रकाशित होते हुए लोगों द्वारा देखा जाएगा, तो न्यायाधीशों के मन में भी पॉपुलर होने का ख्वाब जो है वो पनपने लग जाएगा, और ऐसे में न्यायाधीश पथ भ्रष्ट हो सकते हैं और स्वयं को न्याय के मार्ग से दूर लेकर जा सकते हैं। और क्योंकि लोगों के प्रति उत्तरदायी वो पहले ही नहीं है, लोगों की परवाह उनको पहले ही नहीं है, ऐसे में यदि न्यायाधीश जो है लोकवाद के प्रति आकर्षित हो गए, तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए भयानक स्थिति हो सकती है। तो ये भी आलोचकों का मत है। आइए अब बात कर लेते हैं न्यायिक क्रियाशीलता के औचित्य यानी महत्व की, या फिर यूं कहें कि न्यायिक क्रियाशीलता के पक्ष में हम क्या क्या तर्क दे सकते हैं। न्यायिक क्रियाशीलता, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार के अन्य दोनों अंगों यानी विधान पालिका और कार्यपालिका को नियंत्रित, निर्देशित या प्रभावित करने की शक्ति जो है वो न्यायिक क्रियाशीलता कहलाती है। यदि न्यायिक क्रियाशीलता भारत में रहेगी तो उसका सबसे बड़ा जो महत्व रहेगा या सबसे बड़ा औचित्य जो रहेगा या इसके पक्ष में सबसे बड़ी बात जो रहेगी वो ये है कि सरकार के न्यायपालिका के अलावा अन्य जो दोनों अंग हैं वो कहीं ना कहीं जो है क्रियाशील हो जाएंगे। न्यायपालिका की क्रियाशीलता को देखते हुए, न्यायपालिका के हस्तक्षेप को देखते हुए सरकार के जो अन्य दोनों अंग हैं यानी कार्यपालिका और विधान पालिका, वो भी जो है कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएंगे। उदाहरण के लिए यदि विधान पालिका जन कल्याण के सही कानून नहीं बना रही हो, जन कल्याण की सही नीतियां या नियम ना बना रही हो, या फिर कार्यपालिका जन कल्याण के मार्ग पे ना चल रही हो, नीतियों, नियमों और कानूनों को सही प्रकार से लागू ना कर रही हो, लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सही तरह से उन तक ना पहुंचा रही हो, या जो है सार्वजनिक कल्याण के मामलों में बहुत अधिक संज्ञान ना ले रही हो, तो ऐसे में न्यायिक क्रियाशीलता का सहारा लेकर न्यायपालिका सरकार के इन दोनों अंगों को प्रभावित कर सकती है और जन कल्याण से दोबारा जोड़ सकती है। उदाहरण के लिए पिछले दिनों में हमने देखा कि न्यायपालिका ने विभिन्न घोटालों को उजागर किया, विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों को उठाया, चाहे वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली है यानी पीडीएस सिस्टम है, उसके बारे में भी न्यायपालिका ने अपने विचार दिए कि सरकार को चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति तक खाने का सामान या अन्न या अनाज पहुंचे। इसके अलावा बैंक घोटाला, चारा घोटाला, हवाला घोटाला आदि कुछ ऐसे घोटाले हैं जिनका संज्ञान स्वतः ही न्यायपालिका ने लिया है और इन पर
न्याय करने का काम किया है। तो न्यायपालिका के एक्टिव रहने का असर जो है वो कहीं ना कहीं कार्यपालिका और विधान पालिका पर देखने को मिलता है। और सरकार के ये दोनों अंग न्यायपालिका की बात मोड़ नहीं सकते, न्यायपालिका की मुखालफत नहीं कर सकते, न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते। इसलिए सरकार के अन्य दोनों अंगों को एक्टिव रखने के लिए न्यायपालिका के पास न्यायिक क्रियाशीलता की शक्ति का रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि न्यायिक क्रियाशीलता लोगों में राजनीतिक जागृति पैदा करने का कार्य करती है। कैसे? न्यायपालिका जब विधान पालिका और कार्यपालिका को कुछ आदेश देती है या सरकार के इन दोनों अंगों को सही आचरण करने की सलाह देती है या इन दोनों अंगों को जन कल्याण की नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने से संबंधित आदेश देती है, तो ऐसे में लोगों को पता चलता है कि हमारे द्वारा निर्वाचित सरकार किस लेवल पर खड़ी है और वो काम कर रही है या काम नहीं कर रही। क्योंकि जब न्यायपालिका को यह कहने की नौबत आ जाए कि विधान पालिका और कार्यपालिका अपने कार्यों को सुनिश्चित रूप से सही दिशा में करें, तो इसका अभिप्राय यह है कि सरकार के ये दोनों अंग जो कि लोगों द्वारा चुने गए हैं, जिनको लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना है, वो सही कार्य नहीं कर रहे। इसलिए लोगों को जागृत करने के लिए यह न्यायिक सक्रियता की शक्ति न्यायपालिका के पास होना बहुत जरूरी है। जब लोगों को न्यायपालिका द्वारा उजागर किए गए भ्रष्टाचार के मामले या फिर मंत्रियों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के मामलों का संज्ञान लिया जाता है या लोगों के खाद्यान्न से संबंधित समस्या का संज्ञान लिया जाता है या बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जब न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधान पालिका को आदेश दिए जाते हैं कि जो सरकार है या सरकार की जो विधान का पालिका है या सरकार की जो कार्यपालिका है वो सार्वजनिक हित में पीडीएस सिस्टम को सुधारे या सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारे या फिर भ्रष्टाचार के मामलों को कम करे या फिर लोगों को न्याय दे या फिर लोगों को स्वतंत्रताएं दे या कानून का शासन स्थापित करे या फिर लोगों के मौलिक अधिकार उनको दें और कानून का शासन स्थापित करें या फिर धर्म का प्रयोग ना किया जाए, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड रिलीजनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ना करे। जब इस प्रकार के आदेश न्यायपालिका द्वारा विधान पालिका या कार्यपालिका को दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो भारतीय जनता है उसके लिए एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। भारतीय जनता के लिए ये राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अन्य जो विशेषता है न्यायिक सक्रियता की वो है कानून के सम्मुख समानता या फिर कानून का शासन जो है वो स्थापित करना। कानून का के सम्मुख समानता या भारत में कानून के शासन को लागू करना, रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ के सिद्धांत को बनाए रखना, ये न्यायपालिका का कार्य है। तो यदि न्यायपालिका के पास न्यायिक सक्रियता की शक्ति रहेगी तो न्यायपालिका किसी भी सूरत में विधान पालिका या कार्यपालिका को कोई ऐसा कानून नहीं बनाने देगी जो कि कानून के सम्मुख समानता या कानून के शासन के खिलाफ हों। तो कानून के शासन को बनाए रखने के लिए, कानून के सम्मुख समानता को बनाए रखने के लिए जो है सरकार न्यायपालिका के पास न्यायिक क्रियाशीलता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यायपालिका इन दोनों संविधान के सिद्धांतों को लागू करने के लिए किसी भी हद तक जाकर न्यायपालिका जो है
वो कार्यपालिका को और विधान पालिका को इनके खिलाफ कानून बनाने से रोक सकती है। इस तरह भारत में कानून का शासन और कानून के सम्मुख समानता का जो सिद्धांत है वो सुरक्षित रह सकता है। इसके अलावा जो अन्य न्यायिक क्रियाशीलता के संबंध में जो अन्य विचार है, जो अन्य विशेषता है न्यायिक क्रियाशीलता की, जो अन्य आवश्यकता है न्यायिक क्रियाशीलता की, वो ये है कि कई बार विधान पालिका द्वारा बनाए गए बहुत सारे कानूनों में और कार्यपालिका द्वारा बनाई गई बहुत सारी नीतियों में या नियमों में या कार्यक्रमों में कई बार बहुत प्रकार की खामियां रह जाती हैं जो उनको लागू करने के बाद नजर आती हैं। ऐसे में जब मामला न्यायपालिका के पास जाता है तो न्यायपालिका में बहुत ही जो है विद्वान कानूनविद लोग न्यायाधीश होते हैं जिनको कानून की बहुत अधिक जानकारी या ज्ञान होता है। तो यदि कानून में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है या किसी नीति में या किसी कार्यक्रम में जो कि सरकार द्वारा बनाया गया है, यदि उसमें कोई कमी रह गई है तो जब वो मामला न्यायपालिका के विचाराधीन जाता है या न्यायपालिका के संज्ञान में यदि कोई ऐसा मामला आता है तो न्यायपालिका उसमें सुधार करने का प्रयास करती है या फिर संबंधित विधान पालिका या कार्यपालिका को ऐसा आदेश देने का काम करती है कि इस नीति को या इस कार्यक्रम को या इस कानून को इस प्रकार से लागू किया जाए। और असल में कानून की के पीछे छिपी भावना को खोजने का काम जो है वो न्यायिक क्रियाशीलता के रास्ते पे चलकर न्यायपालिका करती है। कई कानून जो हैं बहुत प्राचीन हो जाते हैं, पुरानी सरकारों द्वारा बनाए हुए होते हैं, तो ऐसे कानूनों के संदर्भ को पढ़ते हुए, संदर्भ को समझते हुए और उन कानूनों के पीछे के समय और परिस्थितियों का सही आकलन करते हुए जो न्यायपालिका है वो वर्तमान में उस कानून में किस प्रकार के बदलाव हों किए जाएं या वर्तमान में उस कानून को किस प्रकार से लागू किया जाए या वर्तमान में उस कानून के किस प्रकार से उस कानून पर आधारित होकर निर्णय किया जाए, ये सारा फैसला जो है न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। इसलिए न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति की बात हो या फिर न्यायपालिका के पास न्यायिक सक्रियता की शक्ति की बात हो, ये दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जिन्हें न्यायपालिका को देना बहुत जरूरी है ताकि कानून के पीछे की भावना को समझा जा सके और कानून की कमियों को दूर किया जा सके और कानून के अनुसार सही निर्णय किया जा सके। तो इसलिए ये जरूरी है। इसके अलावा कानून की समस्त परिस्थितियों का पूर्ण अनुमान लगाना जो है असंभव है। सरकारें कई बार सरकार के दोनों अंग चाहे कार्यपालिका हो या फिर विधान पालिका हो, कई बार कानून बनाते समय कई छोटी छोटी या कई बार बड़ी गलतियां भी जो है वो हो जाती हैं। समय और परिस्थितियों के अनुसार न्यायपालिका जो है ये देख लेती है कि विधान पालिका या कार्यपालिका ने निर्णय सही लिया है या नहीं लिया है और उस कानून को सही ढंग से लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जरूरी है कि न्यायपालिका के पास यदि न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति रहेगी या न्यायपालिका के पास यदि न्यायिक क्रियाशीलता की शक्ति रहेगी तो न्यायपालिका संविधान के बहुत सारे अनुच्छेदों का प्रयोग कर कर और अपनी शक्ति का प्रयोग कर कर उन कानूनों में सुधार कर सकती है। समय और परिस्थितियों के अनुसार उनको जो है सही कर सकती है, सही दिशा में उनको जो है लेके आने का कार्य जो है वो कर सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई कानून में उस प्रकार का घटनाक्रम वर्णित नहीं होता जिस प्रकार की घटना घटित हो जाती है और यदि कोई विशेष प्रकार का अपराध घटित हो गया है, विशेष प्रकार के अपराधों की जो है वो का प्रचलन बढ़ गया है, विशेष प्रकार के अपराधों का प्रचलन बढ़ गया है और कोई एग्जिस्टिंग कानून उस विषय में नहीं है,
तो ये अपने स्वविवेक का जो है फायदा उठाकर या अपनी न्यायिक क्रियाशीलता की अवधारणा का फायदा उठाकर या अपनी न्यायिक क्रियाशीलता की अवधारणा का फायदा उठाकर जो है न्यायालय निर्णय करता है। तो इसलिए न्यायपालिका के पास ये दोनों शक्तियां होना जो है वो लाजमी माना जाता है। इसके अलावा जो है अन्य जो बात है जो ये साबित करती है कि न्यायपालिका के पास न्यायिक सक्रियता की शक्ति होनी चाहिए, वो ये है कि लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखने के लिए भी न्यायपालिका को न्यायिक सक्रियता की शक्ति दी जानी चाहिए। क्योंकि यदि लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताएं जो है उन तक नहीं पहुंच रही, और अगर नहीं पहुंच रही तो उसके पीछे सरकार, विधान पालिका या कार्यपालिका का ही हाथ रहेगा और उनकी कोई ना कोई कमजोरी रहेगी कि वो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में विधान पालिका को या कार्यपालिका को आदेश दिया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रजातंत्र को बचाने के लिए लोगों को उनके अधिकार और स्वतंत्रताएं देना बहुत जरूरी है। तो न्यायपालिका लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 13 का फायदा उठाकर या अनुच्छेद 226 का जो है हवाला देकर या अनुच्छेद 32 का हवाला देकर जो है ऐसा कर सकती है कि वो विधान पालिका को या कार्यपालिका को जो है इन दोनों सरकार के अंगों का मार्गदर्शन कर सकती है कि भाई लोगों के मौलिक अधिकार उन तक पहुंचाए जाएं। या इसके अलावा यदि जो अन्य कारण है सरकार के पास न्यायिक पुनर्निरीक्षण या न्यायिक सक्रियता की शक्ति का के होने का, वो ये भी है कि क्योंकि भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली है और संघात्मक शासन प्रणाली में दो प्रकार की सरकारें बनती हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरी प्रत्येक राज्यों में एक एक सरकार बनती है। तो ऐसे में अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा या विभाजन किया गया है और ये संभव सी बात है, ये बहुत ही साधारण सी बात है कि जब दो प्रकार की सरकारें होंगी और दोनों प्रकार की सरकारों के कार्य और शक्तियां अलग अलग होंगी तो कहीं ना कहीं दोनों सरकारों के लड़ने की संभावना या दोनों सरकारों के बीच में तनाव का भी कई बार देखने को मिल सकता है। तो यदि न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति रहेगी और न्यायपालिका के पास न्यायिक सक्रियता की शक्ति रहेगी तो न्यायपालिका ऐसी छोटी मोटी घटनाओं को अपने स्तर पर जो है सुलझा सकती है और सही को सही, गलत को गलत कह सकती है और इस तरह केंद्र और राज्यों के बीच का जो टकराव है, केंद्र और राज्यों के बीच का जो तनाव है उसको कम करने में न्यायपालिका भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा यदि कानून का शासन स्थापित करना है, इक्वलिटी बिफोर लॉ को कायम रखना है या फिर लोगों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करनी है, इन अधिकारों की रक्षा करनी है यानी, या फिर कानून का शासन स्थापित रखना है, रूल ऑफ लॉ जो है वो मेंटेन रखना है, तो इसके लिए भी न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनर्निरीक्षण और न्यायिक सक्रियता की शक्ति का होना बहुत लाजमी है। और आजकल तो लोगों ने भी न्यायिक सक्रियता की शक्ति को जो है मान्यता देने का काम किया है, क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुसार भारतीय लोगों का भी सरकारों पर से, डेमोक्रेसी से या राजनीतिक दलों के ऊपर जो विश्वास है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या भ्रष्टाचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, कानून और व्यवस्था जो है के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। कानून और व्यवस्था जब लागू नहीं रहती या संवैधानिक मशीनरी के दुरुपयोग करने की कई सारी समस्याएं रहती हैं कि सरकारों द्वारा संवैधानिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है या फिर भ्रष्टाचार के बहुत सारे केस आ रहे हैं या फिर नेताओं का जो नैतिक चरित्र है वो बिगड़ता जा रहा है या नेताओं का जो आचरण है वो बिगड़ता जा रहा है। तो ऐसे में लोगों का राजनीति से मोह भंग हो रहा है
और न्यायपालिका यानी जुडिशरी के ऊपर विश्वास जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए न्यायपालिका के पास न्यायिक क्रियाशीलता की शक्ति का को लोकमत की भी एक तरह से मूक सहमति मिलती जा रही है। तो ये कुछ पॉइंट थे भारत में न्यायिक व्यवस्था के से संबंधित के न्यायपालिका के पास जो है न्यायिक क्रियाशीलता और न्यायिक सक्रियता की शक्ति या न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति क्यों हो। तो बहुत जरूरी है न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरीक्षण और न्यायिक क्रियाशीलता की शक्ति का होना। ये इसलिए जरूरी है ताकि सरकार के जो अन्य दो अंग है कार्यपालिका और विधान पालिका वो तानाशाही ना बने। हालांकि भारतीय संविधान में ये पूरी व्यवस्था की गई है कि चाहे वो विधान पालिका है, चाहे वो कार्यपालिका है या फिर न्यायपालिका है, कोई भी एक अंग तानाशाही नहीं बन सकता, क्योंकि एक दूसरे अंग के ऊपर एक दूसरे अंग का चेक एंड बैलेंस जो है वो बना हुआ है। भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी अंग तानाशाही नहीं बन सकता। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर जो है किसी भी अंग को, चाहे वो विधान पालिका है, चाहे वो जो है कार्यपालिका है, चाहे वो न्यायपालिका है, संविधान में ऐसे उपबंध हैं, संविधान में ऐसे अनुच्छेद हैं कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी अंग को दबाया जा सकता है, किसी भी अंग को तानाशाही होने से रोका जा सकता है। यही हमारे जो है प्रजातंत्र की और हमारे संविधान की बहुत बड़ी खूबी है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।